बहन जी से कभी मुलाकात हुई? बहन जी से मुलाकात करने के लिए कम से कम 400 एप्लीकेशन दिए। लखनऊ और रकाबगंज ये बंगला है नई दिल्ली में, इसमें तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, तुम जैसे लोग कैसे बहन जी को मिल पाओगे। ये मिशनरी आदमी की पहचान है। 30 साल बसपा में काम करने के बाद में, और चमन लाल जी की ये देखो, मैं ये समझिए कि उनको कोई ये नहीं है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ पास से, फटी जैकेट, पैरों में चप्पल, और हाल देखिए कि ये मिशनरी आदमी जो मिशन का काम करता है उसकी हालत ये है कि उसकी जेब में पैसा है नहीं है, और जैकेट फटी है, दाढ़ी बड़ी है, और उसके बावजूद भी मिशन की चिंगारी मन मस्तिष्क में है। और बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दौर में आपने एक चीज़ आम देखी होगी, और चीज़ ये थी कि जहाँ पर भी मान्यवर साहब कांसीराम या बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए जाता था या जनसभा को संबोधित करने के लिए जाता था, तो उससे पहले वहाँ एक प्रचारक जत्था पहुँच जाता था जो लोक भाषा में गीत, रागनी, ढोला, भजन, बहुजन महापुरुषों से संबंधित गा गा करके भीड़ को इकट्ठा करके रखता था। उन लोगों का बड़ा योगदान है प्रचारक जत्था का बहुजन समाज पार्टी को बनाने में और बहुजन महापुरुषों को आगे तक पहुंचाने में। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ अचानक टकरा गई, तो सोचा कि आपसे रूबरू करा जाए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। तो मैं आपको मिलवाता हूं ऐसी ही शख्सियत से परिचय के साथ में। सर, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया लाल उर्फ चमन बाबू, 31 सुरक्षित लोकसभा पूर्व प्रत्याशी, निवासी ग्राम भमटापुर, नंदबाग, पोस्ट तहसील सवाजपुर, थाना कोतवाली, हरपालपुर, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पूरा परिचय बता दिया, चिट्ठी भी आप इस पते पर इनके लिए लिख सकते हो। तो चमन लाल भैया जी, चमन लाल, आप बहुजन समाज पार्टी, ये नीला आपने लगा रखा है, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। क्या काम करते थे आप? हम गीत गाने के माध्यम से प्रचार करते थे, वक्त आने पर भाषण भी देते थे, ऑलराउंडर गाड़ी पर बैठकर प्रचार किया करते थे। अलग जगा दो, बिगुल बजा दो, सबको बता दो, बहन मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, आप शुरुआती दौर के वो लोग हैं, अब आपकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई लेकिन गमछा जो है वो अभी भी नीला है आपका। शुरुआती दौर के लोग हैं, उस समय पैसा नहीं था, उस समय संसाधन नहीं थे, फिर भी जुनून था लोगों में। नीले गमछे की आप बात करते हैं, नीला ये पगड़ी इसलिए है, ये बाबा साहब का दिया हुआ प्रतीक है, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो मेरा जो सवाल है कि उस समय तो पैसा भी नहीं था बसपा के पास में, साइकिल से लोग जाते थे गांव गांव, हारमोनियम पेटी लेकर के बजाते, प्रचार करते थे, पैसा नहीं था। आज तो सब कुछ है, और आज बसपा का ये हाल देख करके आपको दुख नहीं होता? बसपा का हाल तो दुख होता है, लेकिन हम लगाए हुए बाग को अब भी नहीं कटाना चाहते हैं। लेकिन अब जब हमको उसकी छाया नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को फल नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं चाहे रहे चाहे उजड़ जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितने साल काम किया बसपा में आपने? 23 साल। जब हमारे पर जुल्म ज्यादती हुई तो मैंने कहा कि अब कोई नेता सुनता नहीं, तो हमें नेता के लिए वीटो पावर लेना चाहिए। तो सन 9 में मैंने दाखिला करा दिया। राजनीतिक पार्टी एक समता दल आई, समानता दल, उससे मैंने पर्चा दाखिल कर दिया लोकसभा हरदोई से, जो 31 सुरक्षित बताई जा रही है। और उसी दौर से हम माहिर नहीं थे कागज़ बनाने में, हमारे साथ नेताओं ने चाल कर दी। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप चुनाव भी लड़े हैं? जी। कितने वोट मिले थे? पहली बार मुझे मिले थे केवल 2600 वोट, और दूसरी बार जब सन 19 में लड़े तो मुझे 9000 वोट प्राप्त हुए। एक दिन ही केवल गाड़ी पर चले, बाद बाकी। ये बड़ी बात मैं बता दूं कि 9000 वोट मिलना ये आदमी की व्यक्तिगत पहचान है कि 9000 वोट उनको पड़ा। और वर्तमान में आप पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर, एक जगह 1099 और दूसरी जगह 1450 के आसपास वोट पड़ा है। ऐसे मिशनरी साथी चुनाव लड़ते हैं तो 9000 वोट पड़ता है। एक सवाल और आप थोड़ा सा बता दीजिए, आप तो कांसीराम से भी मिले होंगे? कभी भी नहीं, केवल उनकी आवाज़ पर हम जाग पड़े थे। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एक पॉइंट को मैंने मेन पॉइंट समझा था। उन्होंने कहा था जिसका स्वाभिमान मरा है वही गुलाम है। मैंने मुलाकात कभी नहीं कर पाई। हम गाना गीत गा के लोगों को इकट्ठा करने में लगे रहते थे, तब तक साहब चले जाते थे। अच्छा, मतलब आप साहब के आने से पहले गाने वाने गा के भीड़ को इकट्ठा करके रखते थे। साहब आते थे, भाषण दे के चले जाते थे, हम भीड़ तक पहुंच ही नहीं पाते थे, और हम इकट्ठे करने में लगे रहते थे। मतलब आप भीड़ को इकट्ठा करने में लगे रहते थे, भीड़ को रोकने में लगे रहते थे, और साहब का भाषण होता था और साहब चले जाते थे। अच्छा, बहन जी से कभी मुलाकात हुई?
बहन जी से मुलाकात करने के लिए कम से कम 400 एप्लीकेशन दिए। लखनऊ और रकाबगंज ये बंगला है नई दिल्ली में, इसमें तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, तुम जैसे लोग कैसे बहन जी को मिल पाओगे। क्यों? तुम जैसे का क्या मतलब है? तो मैंने एक सवाल रखा उन लोगों से कि बहन जी और हम में अंतर क्या है। उन्होंने कहा वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। मैंने कहा किसकी दम पर बनी हैं, ये किसकी हैसियत है। और मैंने कहा हैसियत तो हमारी और उनकी एक है, जो एक वोट उनका है बाबा साहब ने दिया है, वही एक हमारा है। उसी एक वोट से वो प्रधान मुख्यमंत्री बनी है और इसी एक वोट से हमने उनको बनाया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं वर्तमान में? हम पेट पालन के लिए हम भैंसें पालते हैं। हमारे पास काश्तकारी है 4 बीघे, वो करते हैं। सब्जी का काम करते थे। सन 98 से हमारे साथ दुश्मन लगे, उन्होंने हमको 27 साल परेशान किया, लेकिन हमने सब्जी का काम बंद नहीं किया। इस बार उन्होंने हमारे भाई को 1 जुलाई 2022 में इतना मारा था हमारा कत्ल करने के लिए कि ये बचाने आएंगे, इनको कत्ल कर दो। वो उसी दिन से चारपाई पर गिर गए, उठ ही नहीं पाए। 15 नवंबर को उनकी मौत। कौन लोग थे? कौन लोग थे? वो अपने ही समाज के थे। अच्छा, अपने समाज के थे। अच्छा, एक बात और बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। लोग कहते हैं कि जैसे अपने कहा कि मैंने 400 एप्लीकेशन दी, मायावती मुझसे नहीं मिली, आपने 25-30 साल बसपा में लगाए, तो घर का जो गुजारा है, बच्चे कितने हैं आपके पास? हमारे 3 लड़कियां हैं, एक की शादी हो गई है और 2 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है राजवीर, दूसरे का नाम विजयवीर, सबसे बड़ी लड़की का नाम है सुधा, दूसरी का नाम है काजल, और सबसे बाद में पैदा हुई आज़ादी 15 अगस्त सन 1916 में, तो 2016 में। 2016 में जो बेटी पैदा हुई उसका नाम आपने आज़ादी रख दिया? यही नामकरण करने वालों ने उसका नाम स्वतंत्रता रखा, मैंने उसका नाम तब्दील कर दिया आज़ादी। और लोगों को बताया भी कि अब हमसे मत टकराओ, हमारे घर में आज़ादी आ चुकी है। आज़ादी आ चुकी है। तो एक बच्चे की शादी होगी, अभी 4 बच्चे आपके अनमैरिड हैं। तो बच्चों को पालने पोसने के लिए, मतलब अच्छी एजुकेशन देने के लिए, मतलब कोई बसपा का नेता कभी कभी हेल्प करता है आपकी बुला करके? बसपा के नेताओं को मैं आमंत्रण पत्र देता हूं, आमंत्रित करता हूं, वो हमारी इस बात में औकात को बदल देते हैं कि ये भी नेता बन जाएंगे, इनका वजन बढ़ जाएगा, इसलिए हमारे पास आते नहीं। हमको प्लेट का आइटम समझकर माल झींट जाते हैं, हम बैरंग रह जाते हैं। बड़ी बात कही कि प्लेट का आइटम समझ के खा जाते हैं और ये बैरंग रह जाते हैं। आप देखिए, ये मिशनरी आदमी की पहचान है। 30 साल बसपा में काम करने के बाद में, और चमन लाल जी की ये देखो, मैं ये समझिए कि उनको कोई ये नहीं है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ पास से, फटी जैकेट, पैरों में चप्पल, और हाल देखिए कि ये मिशनरी आदमी जो मिशन का काम करता है उसकी हालत ये है कि उसकी जेब में पैसा है नहीं है, और जैकेट फटी है, दाढ़ी बड़ी है, और उसके बावजूद भी मिशन की चिंगारी मन मस्तिष्क में है, और वो दिल्ली चल कर के आए हैं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तो एक बात थोड़ा सा बता दीजिए मुझे जी। बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों ने खून पसीने से सींचा, उसके लिए गाने गाए, गीत गाए, पूरी जवानी जो है बसपा पे लुटा दी। मायावती से कभी नहीं मिल पाए, मायावती के पास फुर्सत नहीं है आपसे मिलने की। आपने 400 एप्लीकेशन दी, मायावती ने नहीं मिली आपसे। काशीराम साहब से मिले, नहीं मिल पाए, लेकिन आप मिशनरी रहे। आजकल जो बसपा में मिशन के नाम पर कमीशन, लोग कहते हैं कि कमीशन चल रहा है, और जो दलाल लोग हैं उनकी बड़ी चांदी हो रही है, इनको कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहना चाहते हैं, वो पैसे वालों को ही मिलते हैं। न मानो तो इस बात को सिद्ध कर लो। 1 बोरा नोट ले चलो, बहन जी कहीं भी भारत के कोने में होगी, आपको और हमको मिलने आ जाएगी। अभी हम चलेंगे, हम खुलकर बताएंगे, जाटब हैं, दीवाने बसपा के प्रचारक हैं, हमको कोई नहीं मिलेगा, ना ये गिलास पानी दिया जाएगा। इस बात को मैं सत्यता से कहता हूँ साहब। मतलब 1 बोरा नोट अगर आप लेकर के जाएंगे तो क्या नाम है, बहन जी मिल लेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। तो हमारे पास नोट नहीं है तो हम मजबूर पड़ जाते। नोट कमाने की उम्र में तो आपने गाने गा करके बसपा को मजबूत कर दिया, तो अब नोट कहाँ से होंगे आपके पास? जी, आपके पास ही पैसा हो सकता था। अब पैसा तो अब हमें ये समाज भी देखना चाहती है कि हमारा नेता बन जाए। अगर वो हमको चंदा दे देंगे तो हम चुनाव आने वाले 29 में लड़ेंगे भी, और वो उस उम्मीद से लड़ेंगे। साहब ने कहा था कि पहला चुनाव प्रचार के लिए, दूसरा चुनाव हार के लिए, तीसरा चुनाव जीत के लिए। हाँ, तो अब 2 बार आप हार गए, तो आपके जीत का है जुगाड़। हाँ, जीत के लिए ही लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। उसके लिए हमने समाज में बात रखी है कि हमको इतना पैसा दो जितनी हमारी उम्र है, हमको उतना पैसा दो जितनी हमारी लंबाई है, हमको उतना पैसा दो जितना हमारा वजन है। वाह, क्या पैसा मांगने का आपका स्टाइल है, गजब।
ये इसमें तो बसपा वाले ही पीछे रह गए। ये बात बसपा वालों को पता नहीं चली, वो कॉपी कर लेंगे आपका ये डायलॉग, कह देंगे कि हमारे वजन के बराबर पैसा दो। तो हम बराबर कारवां में लगे रहते हैं और गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजलूमों के लिए आज भी पैदल भाग कर पड़ते हैं। हमसे पूछते हैं गायक, कलाकार और समाज के लोग कि आप कैसे मिशनरी हैं, तो हम एक गीत के माध्यम से उन्हें बता देते हैं। सुनाइए चढ़ लेने। तो हम कहते हैं कि हम कटत धान छोड़ दे तो बहुजन के मारे, हम चलती काम छोड़ दे तो बहुजन के मारे, बहुजन के मारे भैया बहुजन के मारे, हम छम्मक छल्लो छोड़ दे तो बहुजन के मारे, हम आज़ादी विजय वीर छोड़ दे बहुजन के मारे, हम चलती काम छोड़ दे बहुजन के मारे। मतलब बहुजन के लिए आप चलता काम छोड़ सकते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुजनों का काम जो है वो चलते रहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चों की शहादत दी मूवमेंट को बचाने के लिए, मूवमेंट को चलाने के लिए। और शायद वही एक लाइन है कि जो चमन लाल जी जैसे लोगों के अंदर बस गई है। पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट से जब जुड़े तो फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं एक बात यहाँ और बता देना चाहता हूँ, चमन लाल जी से बात करने का मेरा जो उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि देश के कोने कोने तक जो भी अम्बेडकरवादी रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी मिशनरी साथी हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना कपड़ा है, ना पहनने के अन्य संसाधन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी मिशन में लगे हैं। वो किसी ये नहीं कहते कि मैं किसी के चक्कर में बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चमन लाल जैसे लोग कहीं मिलें तो इनसे पूछ लिया करिए कि आपने खाना खाया है या नहीं, या आपकी जेब में हरदोई तक जाने के पैसे हैं या नहीं। नहीं हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग इनके लिए करते रहना चाहिए। धन्यवाद।